नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है कि एक नए एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं हूँ अजय प्रकाश। 2 हफ्ते पहले मैंने एक एपिसोड किया था मध्य प्रदेश के बारे में और उसमें यूपी का भी जिक्र किया था कि मध्य प्रदेश में बीजेपी का हारना एकदम निश्चित सा हो गया है और यूपी में भी एक तरह की घबराहट बनी हुई है और ऐसा बीजेपी और आरएसएस के इंटरनल रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है। आप लोगों ने ये एपिसोड काफ़ी लाइक किया, बहुत ज़्यादा इसको देखा गया और कई नए सब्सक्राइबर्स भी बने। आप सब लोगों का मेरी तरफ से धन्यवाद देखने के लिए, और जितने भी नए सब्सक्राइबर्स हमारी चैनल पर आए हैं उनका मैं अभिनंदन करता हूं। अब आज के इस एपिसोड में मैं फिर से बात करूंगा बीजेपी के बारे में। इधर देखा जा रहा है कि बीजेपी का चुनावी ग्राफ जो प्रिडिक्शन है कि अगले 2024 या स्टेट्स में वो कैसा करेंगे, ये लगातार निरंतर नीचे ही आता जा रहा है। ये थमने का नाम नहीं ले रहा। आप लोगों का मेरे को नहीं पता, लेकिन मुझे कुछ ऐसा महसूस होने लगा है कि आज की सिचुएशन लगभग 2013 और 14 उसके जैसी ही बनती जा रही है। तब मनमोहन सिंह की यूपीए 2 सरकार उस समय पावर में थी और बीजेपी इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रही थी, और तब क्या कहा जाता था उनको, मनमोहन सिंह। और आज मोदी जी क्या बने हुए हैं, वो केवल मन की बात करते हैं, उसके अलावा वो कहीं भी मुंह नहीं खोलते हैं। दूसरा, उस समय क्या बोला जाता था, पॉलिसी पैरालिसिस। तो आज भी वही सिचुएशन है, ये उससे भी ज़्यादा बदतर हो चुकी है। आज तो पार्लियामेंट भी नहीं चलता है, कौन सा बिल किस शोर शराबे में पास हो जाता है ये पता ही नहीं चलता है, और जब नोटिफिकेशन आता है तब उसको लोगों के सामने रखा जाता है। पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमिटीज को बिल देना बंद ही हो चुका है, लगभग खत्म हो चुका है। बात तब होती थी टेलीकॉम घोटाले की। 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, एक नोशनल घोटाला, जो कि बाद में पता चला कि ये बिल्कुल ही गलत बात थी। कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया। कोल स्कैम की बात होती थी, वो भी कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। तो एक वहां पर माहौल सा क्रिएट किया कि यूपीए 2 बहुत करप्ट सरकार है। और आज क्या है, आज अडानी जी हैं, उसके ऊपर चर्चा नहीं होती है। कांग्रेस पूछ रही है 20,000 करोड़ कहाँ से आया, उसका कोई जवाब नहीं है। तो लगभग वैसी ही सिचुएशन बनी हुई है। पेट्रोल डीजल के दाम आज बहुत ही ज़्यादा हैं। तब भी दाम बढ़े थे, लेकिन तब सब्सिडी दी जाती थी और उससे जो जनता थी उसको थोड़ी बहुत राहत मिलती रहती थी। तो मुद्दे वही हैं, 10 साल गुजर चुके हैं, फिर से एक चुनाव आने वाला है, और अगर मुद्दे वो हैं और उस समय यूपीए 2 सरकार गिर सकती थी, तो इस बार भी मोदी सरकार का गिरना लगभग तय ही हो चुका है। तो चलिए 2024 के इलेक्शन का एक और प्रेडिक्शन हम देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, निवेदन है, आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, इससे हमें थोड़ी बहुत मदद मिल जाती है। और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स ज़रूर नीचे लिखें। हम हमेशा आपके कमेंट्स का इंतज़ार करते हैं। फरवरी के महीने में एक एजेंसी है लोकपोल, जिन्होंने पोल प्रिडिक्शंस दिए थे कर्नाटक के बारे में, और 2024 के लोकसभा इलेक्शंस का भी इन्होंने तब एक प्रिडिक्शन दिया था। इनका डेटा लेकर मैंने कई एपिसोड्स किए थे, कर्नाटक के बारे में भी और लोकसभा के बारे में भी। तो लोकपोल का जो एक प्रिडिक्शन आया था 16 फरवरी 2023, उसका मैं एक समरी जल्दी से दिखा देता हूं। 2019 के इलेक्शंस के बाद एनडीए के पास 352 सीट्स हैं, 352, यूपीए के पास 91, 91, और अन्य सब पार्टियों का मिला के उनको 100 सीट्स आई थी। आज की तारीख में 2023 में, जबकि इलेक्शन जनरल इलेक्शन होने में केवल 1 साल बचा है, एनडीए घटकर 329 पे आ गया है, 329। यूपीए बढ़कर लगभग 114 सीट्स हैं उसके पास,
और अदर पार्टी अन्य सभी अभी 100 सीट्स उनके पास वैसी की वैसी बरकरार हैं। और लोक पोल के हिसाब से जो प्रेडिक्शन तब आया था कि 2024 के बाद एनडीए घटकर 258 सीट्स पे आ जाएगा, यूपीए 146 पर पहुंचेगा और अन्य सभी पार्टियां 139 सीट्स होंगी। और इसीलिए अन्य जितने भी दल हैं उनका एक बहुत ही अहम रोल रहेगा। तो लोक पोल ने फरवरी में ही ये बोल दिया था कि 2024 में एनडीए के पास पूर्ण बहुमत नहीं आ रहा है, उसको अन्य दलों पर निर्भर करना पड़ेगा। और यही चर्चे आजकल आप सोशल मीडिया पर और डिजिटल मीडिया पर आप ये सुनते रहेंगे कि अगर बीजेपी के पास या एनडीए के पास 275 सीट्स नहीं आई तो क्या अन्य दल ये इंसिस्ट करेंगे कि मोदी जी को हटाकर किसी और को प्रधानमंत्री बनाया जाए। लोक पोल के इसी प्रेडिक्शन के अनुसार हम देखेंगे कि कहां पे उन्होंने बोला था कि बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। ट्रेडिशनली बीजेपी हिंदी बेल्ट में स्ट्रांग रही है। 2019 में 177 सीट्स आई थी। ये प्रोजेक्ट किया गया है कि ये घटकर अब 142 सीट 142 हो जाएंगी, लगभग 35 सीट्स का नुकसान होगा। अन्य सभी रीजन्स में भी उनको नुकसान होने जा रहा है। और क्योंकि बीजेपी के पास कोई ज्यादा सहयोगी दल अब बचे नहीं है, तो इसलिए एनडीए को कुल मिलाकर 258 सीट्स मिलने की ऐसा प्रेडिक्शन किया गया था, जिसमें से 244 सीट्स खुद बीजेपी की हैं। अब आप कोई भी यूट्यूब चैनल पर चले जाइए जहां पर चुनावी चर्चाएं होती रहती हैं और आप देखेंगे कि ये 240 का जो आंकड़ा है इस पर काफ़ी चर्चा हो रही है। और मैंने ये देखा है कि पिछले एक हफ्ते से ये अब घटकर लोग 200 की बात करने लगे हैं कि बीजेपी को शायद 200 सीट्स भी नहीं आएंगी। अब इस बात को चाहे आप विशफुल थिंकिंग मान लें, चाहे कांग्रेस की तरफ से एक प्रोपेगेंडा मान लें, अटर रबिश या ट्रैश मान लें, और या फिर इसको आप सच्चाई मान लें, ये आपके ऊपर है। ये केवल पोल प्रेडिक्शन हैं जो सही भी होते हैं, गलत भी होते हैं। ये सज्जन है आबिद मीर मगामी। ये ब्रैकेट में अपने को एथलीट लिखते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, नेशनल मीडिया पैनलिस्ट हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन फॉर इंडियन यूथ कांग्रेस हैं और जम्मू एंड कश्मीर के इंचार्ज हैं वहाँ पर यूथ कांग्रेस के। ये स्क्रीनशॉट्स मैं इनके ट्विटर हैंडल से आपको दिखा रहा हूँ। ये शायद इन्होंने ट्वीट की थी जून 15 को, 4 दिन पहले। इसमें इन्होंने बहुत ही डिटेल्ड स्टेट वाइज सीट्स का प्रेडिक्शन किया है कि कांग्रेस को कितनी मिलेंगी, बीजेपी को कितनी मिलेंगी और अन्य पार्टीज को कितनी मिलेंगी। अब ये कांग्रेस के एक स्टेट लेवल फंक्शनरी हैं और अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इन्होंने ये ट्वीट की है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये कुछ सोच समझ कर ही ये आंकड़े दिखाए गए होंगे। इन्होंने आप बात की होगी, अपने उच्च लीडर से भी बात जरूर की होगी और तभी ये ट्वीट किया गया होगा। तो आगे के जो ग्राफ्स मैं आपको दिखाऊंगा वो इन्हीं के डेटा यानी कि कांग्रेस के ही डेटा पर ये आधारित है। अब वहाँ पर कहीं कहीं शायद टाइपो की वजह से कुछ एक आध गलतियां हुई हैं, वो ही मैंने ठीक की है, पर डेटा ज़्यादातर इन्हीं का मैंने लिया है। आबिद मीर मगामी वैसे भी प्रेडिक्शंस करते रहते हैं। इन्होंने कर्नाटक का भी प्रेडिक्शन किया था, 146 सीट्स आएंगी कांग्रेस की और बीजेपी की 50। ये थोड़ा सा ओवर प्रेडिक्ट इन्होंने 10-12 सीट्स का किया था कांग्रेस के लिए। तो चलिए देखते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो बीजेपी के लिए क्या बनता है। इससे पहले कि मैं आपको रिजल्ट्स दिखाऊं ये पोल प्रेडिक्शन के, एक बात जल्दी से ये देख लेते हैं कि फरवरी और अब तक यानी कि जून मिड तक क्या ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से बीजेपी को चुनाव में नुकसान हो सकता है। 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया को लिकर पॉलिसी केस में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, उनको तिहाड़ जेल भेज दिया गया और अगले ही दिन
सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। मिड मार्च से संसद में हंगामा चलता रहा अडानी के नाम को लेकर, और उधर एक अदालत ने राहुल गांधी का केस जो बहुत दिन से सुनवाई में था उसका वर्डिक्ट आ गया, और फाइनली 24 मार्च को राहुल गांधी को संसद से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। मई और जून बीजेपी के लिए बहुत ही खराब महीने अभी तक रहे हैं। मई के शुरू में मणिपुर की वायलेंस शुरू हो गई थी। 3 मई को 73 लोग मारे गए थे। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने महाविकास अघाड़ी के बारे में अपना वर्डिक्ट दे दिया था, जिसमें गवर्नर भगत सिंह उनके ऊपर काफ़ी खासी टिप्पणी की गई थी। 13 मई को कांग्रेस ने कर्नाटक का चुनाव जीत लिया, और 28 मई को जब नई पार्लियामेंट का उद्घाटन एक तरफ चल रहा था तो हमारी महिला रेसलर्स को दूसरी ओर दिल्ली पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया जा रहा था। और जून में अभी तक एक के बाद एक कुछ ना कुछ घटनाएं होती जा रही हैं। सबसे पहले तो राहुल गांधी की 1 जून को यूएस की विजिट रही जो काफ़ी सक्सेसफुल थी। 2 जून को ट्रेन एक्सीडेंट बालासोर का, जिसमें काफ़ी लोग उनकी मृत्यु हुई। 16 जून को यूनियन मिनिस्टर हैं जो स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स आर.के. रंजन सिंह, उनका घर इंपाल में उसको आग लगा दिया गया। यानी कि 1.5 महीना या उससे भी ज़्यादा का समय हो गया है और मणिपुर में वायलेंस थमने का नाम नहीं ले रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्कुल चुप बैठी हुई है। 16 जून को साइक्लोन बिपरजॉय गुजरात में लैंडफॉल हुआ जहां पे भारी नुकसान हुआ है, और 17 जून को फिर से इंपाल में एक मॉब ने रैपिड एक्शन फोर्स के एक गोडाउन में आग लगा दी। और इधर मानसून का हाल तो खराब चल ही रहा है, वो डिले हो चुका है और उसका क्या अफेक्ट होगा ये आने वाले महीनों में ही पता चलेगा। तो इन सारी घटनाओं की वजह से बीजेपी की जो इमेज है वो दिन पे दिन खराब होती जा रही है, और इसका असर आने वाले चुनाव के नतीजों पे ज़रूर पड़ेगा। तो देखिए, आबिद मीर मगामी जम्मू एंड कश्मीर के यूथ कांग्रेस के नेता का जो प्रेडिक्शन है उसके हिसाब से यूपीए को आने वाले चुनावों में 2014 में 214 सीट्स मिलेंगी, और एनडीए को 198 यानी कि लगभग 50 सीट्स का नुकसान हो रहा है पिछले प्रेडिक्शन से, और अन्य सभी दल को लगभग वही फिगर चल रहा है 131 का। याद रखिए, ये वर्स्ट केस सिनेरियो है जो उन्होंने अपने ट्वीट में प्रिडिक्ट किया है। 2019 के इलेक्शन रिजल्ट्स के मुकाबले में अगर इनका प्रेडिक्शन हम देखें तो बीजेपी को साउथ में तब 29 सीट मिली थी जो अब गिरकर 12 हो जाएंगी क्योंकि कर्नाटक अब उनके हाथ से निकल गया है। हिंदी बेल्ट में 177 सीट्स थी बीजेपी के पास जो घटकर अब 103 होंगी, ऐसा इनका मानना है। इसका कारण यही है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और यूपी में जो पिछली बार जितनी सीट्स बीजेपी की आई थी इस बार नहीं आ पाएंगी। नॉर्थ ईस्ट में लगभग वही नंबर है, नॉर्थ उत्तर भारत में भी लगभग वही नंबर है, उसमें थोड़ा एक आध सीट बीजेपी को ज़्यादा मिल सकती है। और भारी नुकसान ईस्ट में होगा क्योंकि तृणमूल कांग्रेस अब बहुत स्ट्रांग है इस वक्त वेस्ट बंगाल में। पश्चिम में पहले 51 सीट्स आई थी जो घटकर 42 के करीब आएंगी। ये इसका सीधा कारण महाराष्ट्र में जो शिवसेना का स्प्लिट हुआ है उसकी वजह से बीजेपी को कम सीट्स आएंगी। तो बीजेपी को 180, उनकी सहयोगी पार्टियों को 18, कुल मिलाकर 198 सीट्स, लगभग 200 लगा लीजिए, ये अनुमान है। और जितना नुकसान एनडीए का हो रहा है उतना ही उधर फायदा यूपीए को होगा। 2019 के चुनावों के बाद कांग्रेस को 52 सीट्स, 52 सीट्स, एलाइज को 39, कुल मिलाकर 91 सीट्स थी, 91 सीट्स थी यूपीए की। इस बार इन्होंने प्रेडिक्ट ऐसा किया है कि कांग्रेस को 142,
एलाइज को 72, कुल मिलाकर 214 सीट्स आने की उम्मीद है यूपीए की 2024 के चुनावों में। आबिद मीर बंगामी ने स्टेट वाइज, पार्टी वाइज ये डेटा प्रेजेंट किया है। इस एपिसोड में मैं ये नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा एक और एपिसोड बनाऊं जिसमें मैं आपको वो लिस्ट भी दिखाऊंगा कि इन्होंने ये आंकड़े कैसे जोड़े हैं। काफी कुछ इस पर निर्भर है कि कांग्रेस आने वाले 4 राज्यों के चुनावों में कैसा परफॉर्म करती है, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। और दूसरे, विपक्षी एकता की जो बात चल रही है उसका क्या नतीजा निकल कर आता है। और अगर ये अनुमान बिल्कुल ही गलत है तो फिर कहीं पर वो 240 का जो आंकड़ा आजकल डिस्कस हो रहा है वो सही लगने लगता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ नया डेटा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।